हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। हाल ही में जो मध्य प्रदेश है ऑनलाइन समन और वारंट के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना। एसबीआई के 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला सीएस शेट्टी ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया जिसका नाम समुद्र प्रताप है। ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा है, शूटिंग में इन्होंने जीता है। मूडीज रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि का जो अनुमान लगाया है 7.2% लगाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत साउथहम्पटन यूनिवर्सिटी भारत में एक ब्रांच ओपन करने जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में नेपाल का जो धुलीखेल है इसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया। और हमने देखा था कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सतीश कुमार की नियुक्ति की गई है। सभी क्वेश्चंस कल पढ़ लिए थे, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है अरब सागर में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है अस्ना। सवाल यह है कि इस अस्ना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण किया है पड़ोसी पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, यदि आप लोकेशन जानते ही हैं, जैसे ये भारत है, ये आपका श्रीलंका है। इधर वाला जो एरिया है ये है बंगाल की खाड़ी का और बे ऑफ बंगाल जिसे आप कहते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा अरेबियन सी का। तो इसी अरेबियन सी में अस्ना चक्रवात आया है जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जब चक्रवात उठते हैं तो चक्रवातों के नाम एक क्षेत्रीय नामकरण सम्मेलन के तहत कुछ कंट्रीज के द्वारा तय किए जाते हैं जिसमें कि भारत भी शामिल है, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश और अन्य देशों का एक समूह है जो कि इसका नाम तय करता है। पाकिस्तान ने इस चक्रवात का नाम अस्ना दिया है जिसका उर्दू में मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जाए या जिसका स्वागत किया जाए। देखिए जो रीजनल ग्रुप है ना, यानी कि क्षेत्रीय समूह में प्रत्येक देश नामों की एक पूरी सूची प्रस्तुत करता है। एक सूची इसमें डिसाइड होती है और इन नामों का उपयोग चक्रवात बनने पर बारी बारी ये कंट्रीज करती हैं। चक्रवात अस्ना ये 1976 के बाद उत्तर पूर्वी अरब सागर में पहला चक्रवात है और इसने गुजरात क्षेत्र, विशेष रूप से सौराष्ट्र और जो कच्छ वाला एरिया है ना, यहाँ पर काफी ज्यादा भूचाल मचाया है, व्यवधान उत्पन्न किया है, यानी कि डिस्टर्ब किया है आप कह सकते हैं इस एरिया में रहने वाले लोगों को और इस एरिया को। यदि मैं बात करूं पाकिस्तान की, रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर के विवाद है, ये भी आप लोगों को मालूम है। यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे आसिफ अली जरदारी, अप्रैल के महीने में बनाए गए थे। भारतीय योग पद्धति को भी हाल ही में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है और फतेह 2 का सफल परीक्षण ये भी पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा किया गया। हम देख ही रहे थे कि अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे इसमें भारत 6 मेडल के साथ कौन से 71 प्लेस पर रहा था। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में पाकिस्तान भारत से आगे रहा, 63 यानी कि 63वें स्थान पर पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का स्थान रहा है। यहाँ पर सवाल है चक्रवात का, साइक्लोन का। तो यदि आप रिलेट करेंगे तो मोचा साइक्लोन, मोचा चक्रवात जिससे प्रभावित था म्यांमार और तबाही मचाई गई थी इस मोचा चक्रवात के द्वारा जिसका नामकरण यमन ने किया था। करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी मोचा साइक्लोन के कारण या इससे मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने म्यांमार के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। हालांकि भारत के द्वारा पिछले साल एक तेज चक्रवात का नामकरण किया गया था, चक्रवात का नाम ही तेज रखा था भारत ने। बिपरजॉय चक्रवात ये भी लास्ट ईयर चर्चे में था, इसका नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। अगला सवाल है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता रिसेंटली भारत ने किया है मलेशिया के साथ में। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में पर्यटन यानी कि टूरिज्म उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसमें पर्यटन अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के विस्तार जैसे उद्देश्य शामिल हैं।
मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के कई नागरिक हैं जो कि भारत भ्रमण पर आते हैं। सेम वैसे ही भारत के ये जो भारतीय हैं ये भी सिंगापुर में अच्छी खासी मात्रा में जाते हैं। दोनों देशों में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहल है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगित, और यहाँ के प्रधानमंत्री ये हो जाएंगे अनवर इब्राहिम। और इसके अलावा मलेशिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? पहली बात तो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की जो विजेता है ये जापान है। किसे हरा करके? पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हरा करके। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये इसी मलेशिया में किया गया। इसके अलावा हरिमो शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और मलेशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इस प्रश्न में किसी तरह के समझौते की बात की जा रही है तो आप यदि रिलेट कर पाए, रिसेंटली भारत ने नदियों की स्वच्छता के लिए समझौता किया है डेनमार्क के साथ। अमेरिका के साथ अभी हाल ही में कौन सा समझौता किया गया है? देखिए, भारत ने अमेरिका से अभी हाल ही में 73,000 सिगसॉर असॉल्ट राइफल लेने के लिए समझौता किया है। और जापान के साथ भारत की जो डील है ये है ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए। ये करंट अफेयर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये रिसेंटली महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करना, उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना। क्योंकि आपको मालूम ही होगा अभी कोलकाता में एक हादसा देखा गया जिसमें कि कार्यस्थल पर ही एक महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई जिसने कि पूरे भारत को शर्मसार किया। तो ये पोर्टल ये सुनिश्चित करता है कि शिकायतों को सुरक्षित रूप से दर्ज किया जा सके और कुशलता पूर्वक इसे ट्रैक भी किया जा सके। इसका उद्देश्य है शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी और समय पर समाधान को सुविधाजनक बनाना। तो क्या समय पर समाधान मिल पा रहा है? नहीं, लेकिन ठीक है, करंट अफेयर में हमें पढ़ना है कि भाई इस पर्पज से ये पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसका पदभार संभाल रही हैं अन्नपूर्णा देवी। पहले ये पदभार किसके पास था? स्मृति ईरानी जी के द्वारा, जो कि अमेठी से चुनाव लड़ती थी लेकिन इस साल हार गई वो। ठीक है। कृषि मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान। रक्षा मंत्रालय, देखिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ही नहीं चेंज हुआ है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहले भी संभाल रहे थे और अमित शाह जी जो कि गृह मंत्रालय पहले भी संभाल रहे थे, अभी भी संभाल रहे हैं। सवाल नंबर चौथा है, आगामी जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2024 की कहाँ आयोजित होना है? तो इसे होस्ट करने जा रहा है राजगीर, बिहार का राजगीर। अभी मैंने आपको करंट अफेयर में सैटरडे की ही क्लास में बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो हॉकी इंडिया के अनुसार महिलाओं की जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है ये नवंबर के महीने में बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। हालांकि हॉकी का डिस्कशन आया है तो देखिए हॉकी इंडिया का प्रभार दिलीप तर्की संभाल रहे, ये तो आप लोगों को मालूम है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? स्टैटिक से यदि मैं रिलेट करूं तो आप सभी जानते हैं हॉकी का जादूगर ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद के ही सम्मान में भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। कब? अभी रिसेंटली मनाया गया है 29 अगस्त को। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे यदि पूछा जाता तो ये अप्रैल महीने की 6 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, और डिस्कशन आ ही गया है तो आप रिलेट कर सकते हैं। भारत में दुनिया का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इस स्टेडियम की जो बैठक क्षमता है ये है 20,000 दर्शकों की और ये हो जाएगा उड़ीसा के राउरकेला में। स्पोर्ट्स से यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो दिसंबर 2024 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था राजधानी दिल्ली में, जिसका जो शुभंकर था ये था उज्ज्वला। एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो कि एक गौरैया है। और इसमें पदक तालिका में जो राज्य टॉप पर था ये हो जाएगा हरियाणा। गुवाहाटी में इसी वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन आयोजित किया गया और इसमें पदक तालिका में कौन थी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हैदराबाद में है भारत का पहला डॉग पार्क। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करें तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम भी
इसी हैदराबाद में ओपन किया गया है। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो अभी हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी ये बने हैं सीआईएसएफ के प्रमुख, और ये 30 सितंबर 2025 अगले साल तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये जो राजविंदर सिंह भट्टी है ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये 30 सितंबर 2025 तक अपने पद पर रहने वाले हैं। सीआईएसएफ के जो जवान हैं ना, इनकी नियुक्ति इंडस्ट्रियल एरिया में या बेसिकली आप कहेंगे तो एयरपोर्ट्स में की जाती है। आपको याद आना चाहिए कंगना रनौत को जो थप्पड़ जड़ा गया था ये सीआईएसएफ की महिला जवान के द्वारा एयरपोर्ट पर जड़ा गया था, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। सीआईएसएफ की जो स्थापना 1969 में की गई, दिल्ली में मुख्यालय है। दलजीत सिंह ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अनीश दयाल सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। देखिए बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा का काम करती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नक्सलाइड एरिया में या दुर्गम क्षेत्रों में इनकी नियुक्ति होती है। इंडो तिब्बत एरिया पर नियुक्ति होती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों की, जिसका प्रभार संभाल रहे हैं राहुल रजगोत्रा। अगला सवाल है, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? देखिए ये रैंकिंग चेंज होते रहती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा काम ही आपको करंट से अपडेट कराना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में छोड़ भी नहीं सकती। आंसर इसका हो जाएगा गौतम अडानी। गौतम अडानी बने हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और इस मामले में इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ का इजाफा किया है और भारत की सबसे धनवान फैमिली बनी है। इनकी जो कुल संपत्ति है ये 11.6 लाख करोड़ बताई गई है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपीस बताई गई है। इस साल इसमें 25% बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। अच्छा, यहाँ पर अडानी का डिस्कशन ही आया है ना, तो दो करंट अफेयर के फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो आप रिलेट करेंगे ना, तो पुदुचेरी में एक है करईकल पोर्ट। करईकल पोर्ट, इसका अधिग्रहण ये अडानी के ही द्वारा किया गया। और इसके अलावा भारत के बाहर तंजानिया में एक पोर्ट है जिसका नाम है दार एस सलाम पोर्ट। इसका भी अधिग्रहण किसके द्वारा? अडानी के द्वारा किया गया है। मतलब कि इसके डेवलपमेंट के लिए अडानी का ये समझौता है तंजानिया के इस पोर्ट के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी पर हो जाएगा फरक्का बैराज। अभी क्यों चर्चे में आया है वो हम देख लेते हैं। अभी भारत का जो पड़ोसी है बांग्लादेश, यहाँ पर जो मानसूनी बारिश चल रही है इसके कारण गंभीर बाढ़ की समस्या से गुजर रहा है पूरा बांग्लादेश। अब मैं आपको फरक्का बैराज, गंगा नदी, ये पूरा इशू क्या है मैं समझा देती हूँ मैप के थ्रू। जैसे ये इंडिया का नक्शा है ना, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश आपको मालूम है। वही बांग्लादेश है जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा था। तो जिस फरक्का बैराज की मैं बात कर रही हूँ ये गंगा नदी पर है। आप रिलेट कीजिए, स्टैटिक में कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत से यहाँ जो गंगा नदी बह के जाती है बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। सेम वैसे ही यहाँ असम वाले क्षेत्र से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब ये कहलाती है जमुना। गंगा ब्रह्मपुत्र की धाराएं यहाँ पद्मा कहलाई और जमुना कहलाई। दोनों की धाराएं जब संयुक्त रूप से एक हो जाती है और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तब क्या कहलाती है? संयुक्त रूप से कहलाती है मेघना। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कि ये जो फरक्का बैराज है ना, ये भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बना है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। और ये बांग्लादेश की सीमा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी बांग्लादेश के द्वारा भारत को ये ब्लेम किया गया कि फरक्का बैराज भारत के द्वारा खोले गए हैं जिसके कारण बांग्लादेश में ये बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है इसने फरक्का बैराज और बाढ़ के बीच किसी भी संबंध से इनकार कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया भारत की सीमा से 18 किलोमीटर दूर है। 1975 में इसका परिचालन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य फरक्का नहर में पानी को मोड़ना ताकि भागीरथी हुगली नदी से गाद को बहाया जा सके, जिससे कि कोलकाता बंदरगाह को मदद मिलती है। 1996 में गंगा जल संधि और पिछले समझौते का उद्देश्य भारत बांग्लादेश के बीच साझा जल प्रबंधन करना है। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था सिंधु जल समझौता, सेम वैसे आप कह सकते हैं।
यहाँ पर नदियों का डिस्कशन आया ही है। गंगा सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। महानदी रायपुर के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जिसके द्वारा हीराकुंड बांध हम पढ़ते हैं। ओडिशा में भारत का सबसे लंबा नदी बांध हो जाएगा। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में श्री सैलम बांध बनाया गया है। कर्नाटक के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हीराकुंड बांध ओडिशा में हो जाएगा। नर्मदा नदी पर यदि आप रिलेट करेंगे तो सरदार सरोवर बांध आप रिलेट कर सकते हैं। कहां पर? गुजरात में। आई होप मैं करंट को जो स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ाती हूँ आप लोग बोर नहीं होते होंगे। अदरवाइज मुझे कभी लगता है कि हम सिर्फ करंट 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 पढ़ रहे हैं, बीच में स्टैटिक आ जाता है, तो आपको ये ना लगे कि सारा मिक्स हो गया। देखिए ऐसे में आप लोगों के लिए ना पढ़ना आसान होगा। किसी कंट्री का डिस्कशन आ जाए तो मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे तो आपकी मैपिंग भी स्ट्रांग होगी। अगला सवाल है, किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा किफायती एरो लॉन्च लॉन्च किया गया है? ये भी हाल ही में केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है। और ये जो लाउंज है देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के लाउंज के रूप में लॉन्च किया गया है। लाउंज बेसिकली आप कह सकते हैं वीआईपीज यहाँ पर जाते हैं, सभी तरह की प्रीमियम फैसिलिटीज मिलती है। ये बजट दरों पर एक प्रीमियम हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करता है और इसे किफायती विलासिता की अवधारणा के साथ डिजाइन किया गया है। लाउंज में कमरे, स्वीट, बोर्ड रूम, सम्मेलन हॉल यानी कि मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, इसके अलावा जिम, स्पा, लाइब्रेरी, ये सभी फैसिलिटीज शामिल है किसमें? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस एरो लॉन्च में। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यदि आप रिलेट करें ना तो 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट हो जाएगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यदि रिलेट करें तो रिसेंटली अभी पिछले ही हफ्ते करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड इसे मिला है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में है, देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि आप पढ़ते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है महाराष्ट्र में, जिससे कि 12 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये भारत में सबसे बड़ा गहरा पानी वाला पोर्ट है जो कि 2030 तक कंप्लीट होगा। ये बंदरगाह भारत की समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक ग्रीन फील्ड पोर्ट है। जैसे कि मैंने बताया 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि इसे एक विशाल रोजगार सृजन करता बनाता है। ये वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव, पेस, तडोबा आप रिलेट कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड इसने जीता। सुजाता सौनिक महिला महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई। डीप ड्राफ्ट बंदरगाह बनाया जाएगा, भारत का सबसे बड़ा, वही तो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, वधावन पोर्ट है ये। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी नासिक ने की। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है। गुजरात की यदि बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात के सूरत में बनाई गई, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ओडिशा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एक तो मैंने बताया कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये इसी ओडिशा में स्थापित किया गया। सिमलीपाल भीतरकनिका इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पीरियड लीव देने वाला ये देश का तीसरा राज्य बना है, किसके बाद? केरल और बिहार के बाद। और पश्चिम बंगाल से यदि आप रिलेट करें तो कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो ये खोजा गया है बोत्सवाना में। सबसे बड़ा हीरा पूछा जाता तब आंसर होता साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो हीरा खोजा गया था ना, ये 1905 में खोजा गया कलिनन डायमंड था, जो कि 3016 कैरेट का था। अभी जो बोत्सवाना में खोजा गया है दूसरा सबसे बड़ा हीरा, ये है 2492 कैरेट का। बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी 3 कैपिटल है, केप टाउन, ब्लूमफोंटेन और प्रिटोरिया। इसी के ऊपर आप बोत्सवाना की लोकेशन देखें। इसकी कैपिटल गैब्रोन करेंसी पुला हो जाएगी। एम मसीसी यहाँ के हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन में देखिए साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स समिट 2023 की मेजबानी की। 2024 होस्ट करने जा रहा है रशिया। नामीबिया से चीते लाए गए थे। भारत के जो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, यहाँ कुनो नेशनल पार्क है यहाँ। और तंजानिया में
जो दार एस सलाम पोर्ट है इसका प्रबंधन कौन करेगा? अडानी ग्रुप, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसी तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी मद्रास अपना ब्रांच ओपन करने जा रहा है। कल मैंने आपसे पूछा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने किस देश से अपने स्टाफ को हटाने की घोषणा की, जिसका आंसर था ब्राजील। आज का सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन शरण मांझी ने सुभद्रा योजना का उद्घाटन किया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।